जी साहब। आज की हमारी वीडियो जो है वो एक प्रपोजिशन पर बेस्ड है जो कि आज ही पूछी गई थी और उसके हवाले से हम ये वीडियो बना रहे हैं कि एक फॉरेनर ने यहाँ लाहौर में आके पाकिस्तान में आके उसने एक पीस ऑफ लैंड जो है वो रेंट पे लिया, रेंट एग्रीमेंट लिखा गया और उसके बाद उसने उस ज़मीन को डेवलप किया, एक कोई कमर्शियल एक्टिविटी शुरू की। रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक उसने जो एडवांस उसका तय हुआ था वो पे कर दिया और मंथली रेंट भी देना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने उस ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट शुरू की और डेवलपमेंट शुरू करके उसने कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी। जब वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा था तो उसको जो लैंड लॉर्ड है उसकी तरफ से मैसेजेस आए और कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि जी कमर्शलाइजेशन फ़ीस दें, और उसने वो फ़ी पे कर दी। फिर उसको 2-3 दफ़ा वो कमर्शलाइजेशन फ़ी उसने पे की और उसके बाद फिर उसको एक दफ़ा फिर, यानी अभी साल नहीं हुआ उसको वो एक्टिविटी शुरू किए, तो वो चौथी दफ़ा फिर उसको कमर्शलाइजेशन फ़ीस के लिए मैसेज आ गया। उसने प्रोटेस्ट किया, उसने कहा मैं 3 दफ़ा कमर्शलाइजेशन फ़ीस दे चुका हूँ, तो अब आप मेरे साथ कुछ रॉन्ग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जैसे ही ये बात हुई तो उसके कुछ दिनों के बाद उसको लैंडलॉर्ड की तरफ से एक लीगल नोटिस आ गया, लीगल नोटिस फॉर इविक्शन। यहाँ ये बात हम एक्सप्लेन कर दें, पहले बता दें कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट था वो 11 महीने के लिए था और उसमें क्लॉज थी कि म्यूचुअली एक्सटेंडेबल विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज फॉर 3 to 5 years, और उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज भी रखी गई थी। अब जब उसको लीगल नोटिस आ गया तो ऑब्वियसली वो परेशान हुआ और उसने फिर लीगल फ्रेटर्निटी से रब्ते किए और फिर वो प्रपोजिशन घूमती फिरती ओपिनियन के लिए आ गई हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये एक्सप्लेन कर दें कि जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है रेंट एग्रीमेंट में, वो उसको इलीगल समझा जाता है क्योंकि आर्बिट्रेशन जो है वो रेंट टेनेंसी एग्रीमेंट में नहीं होती या रेंट एग्रीमेंट में नहीं होती। दूसरा, ये जो एग्रीमेंट था इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया था, ये नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। और तीसरा, ये जो प्रॉपर्टी है ये कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में फ़ाल करती थी। तो जो इसमें डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो जो सबसे पहले हमारे पास डिफेंस के लिए मटेरियल आया कि जी इसका डिफेंस कैसे किया जाएगा, तो उसके अंदर मैं ये बता दूं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए हैं कि नंबर 1 जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है वो उस एग्रीमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि वो एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर वो क्लॉज इलीगल हो जाती है, एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता। एग्रीमेंट नॉन रिटन है, लेकिन जो कंटोनमेंट बोर्ड के जो रेंट लॉज हैं वो अभी डेवलप नहीं हुए हैं और वो इन कंसोनेंस नहीं है या मुताबिकत में नहीं है जो कि 2009 का रेंट लॉ आ गया है फील्ड में, हमारा पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है। तो वहाँ पर रिटन या नॉन रिटन और रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का इतना इम्पेक्ट नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर इशू ये था कि उसकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और उसको इमीडिएट थ्रेट है इलीगल डिस्पोजेशन की, कि बाय एनी मीन्स बाय फोर्स वो जो है उसके जो लैंडलॉर्ड हैं वो किसी तरह से उसको इविक्ट ना कर दें और उसकी वो तमाम जो डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट ना हो जाए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम इस वीडियो को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो सबसे पहला है हमारा डिफेंस का फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि यहाँ पर वो करने से पहले कि उन्होंने रेंट लेने से भी इनकार कर दिया था। रेंट जब वो दे रहे थे वो रेंट की रसीद भी नहीं दे रहे थे वो, और वो ऐसे कैश एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन उन्होंने उसका 1 महीने से रेंट लेने से भी इनकार कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप जो इसके अंदर है वो ये है कि आप उस टेनेंसी एग्रीमेंट को लेकर और अपने पोजेसन के डॉक्यूमेंट्स लेकर, जैसे आपके यूटिलिटी बिल्स हैं और दूसरी चीज़ें, और वो लीगल नोटिस जो है वो लेकर आप फौरी सिविल कोर्ट में सूट फॉर इंजंक्शन करें,
जहाँ से आप कोर्ट से अगेंस्ट द लॉ डिस्पोजेशन का स्टेटस को ले लें या इंजेक्टिव ऑर्डर ले लें। और ये सिर्फ इस स्पोर्ट के लिए लिया जाएगा कि जैसे ही उनकी इजेक्टमेंट पिटीशन या इविक्शन पिटीशन फील्ड में आ जाएगी, ये इनफ्रुक्चुअस हो जाएगा और कोर्ट इसमें बड़ी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाती है, क्योंकि आपने एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है ना, कि जो कुछ भी होना है आपको, यानी किसी जगह से इविक्ट भी किया जाना है तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है। और जैसे ही आप स्टे लें, उस स्टे को सर्व कर दें लैंडलॉर्ड के ऊपर। ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड भी पार्टी होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको स्टेटस को या इंजेक्टिव ऑर्डर लें, उसे एज सुन एज पॉसिबल बाय प्रॉपर मीन्स, यानी उसको बाय मेल भेज दें, टीसीएस कर दें, सेम डे की सर्विस जो है वो उसको वहाँ पर पहुँचा दें। दूसरा स्टेप इसमें यह है कि फौरी तौर पर जाएं और जो कंटोनमेंट बोर्ड है उसके अंदर आपके पास प्रोविजंस हैं अवेलेबल कि आप जाके कंटोनमेंट बोर्ड के रेंट कंट्रोलर जजेस जो हैं, आप उनको रेंट डिपॉजिट की एप्लीकेशन दें विद इन द कोर्ट, कि कहीं आप डिफ़ॉल्ट ना हो जाएं और जिस वक्त आपके अगेंस्ट रेंट पिटीशन आए और आप उसमें ये डिफेंस ना ले सकें कि जी आप डिफ़ॉल्ट नहीं हैं, डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, तो इसमें वो एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट आपको मंथली रेंट जो है कोर्ट में जमा कराने की इजाज़त दे देगी, जब तक कि आपके अगेंस्ट इविक्शन पिटीशन नहीं आ जाती। अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये है, ये सेक्शन 17 ऑफ द कंटोनमेंट बोर्ड रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि आपका कोई भी क्लेम जो है वो रेंट कोर्ट आपको ग्रांट नहीं करती है अनटिल अनलेस के वो क्लेम इन अकॉर्डेंस विद लॉ सर्टिफाइड या वेरीफाइड ना हो। अब इस केस में जो आपका क्लेम है, जो आपने उसके ऊपर डेवलपमेंट की है, वो रेंट एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है। तो इसके लिए आप जो कंटोनमेंट बोर्ड का जो म्यूनिसिपल उनकी जो लोकल उसकी जो कंपनी है या म्यूनिसिपल अफेयर्स जो देखते हैं, वहाँ उनका एक सर्वेयर होगा, फौरी तौर पर उससे रब्ता करें और जो आपकी कंस्ट्रक्शंस हैं आप उसका सर्वे करवाकर उसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बना लें, उसके सर्टिफिकेट ले लें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हुआ है कि वो कहते हैं जी ये तो इसका तो नक्शा नहीं बना हुआ। तो जो नक्शा नहीं बना हुआ है तो उसको फौरी अप्लाई कर दें नक्शा बनाने के लिए, और जैसे ही आप नक्शे के लिए अप्लाई करेंगे वो आपका सर्वे करने आ जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। आप जैसे ही वो सर्वे बनेगा और वहाँ पर जो आपकी कंस्ट्रक्शन है उसको वो अगर कोई रेगुलराइज करने के लिए कोई फ़ी वगैरह देते हैं तो आप वो फ़ी का चालान रिसीव कर लें और लैंडलॉर्ड को इंटीमेट करके अगर आप जमा कराना चाहते हैं तो करा दें। लेकिन आप जब तक कॉरपोरेशन का या म्यूनिसिपल लोकेलिटी जो भी है उसका जो ऑफिशियल सर्वेयर है वो आपकी कंस्ट्रक्शंस को, डेवलपमेंट्स को, अमेंडमेंट्स को वो जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा, आप एज ए क्लेम उसको नहीं ले सकते हैं रेंट पिटीशन में डिफेंस। और उसके लिए अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको अलहदा से एक रिकवरी सूट करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। अदरवाइज़ जब आपकी पिटीशन आती है, आपके अगेंस्ट कोई पिटीशन आती है इविक्शन पिटीशन, क्योंकि आप फोर्स कर रहे हैं, आपने जब ये 3 स्टेप किए हैं तो आपने लैंडलॉर्ड को फोर्स कर दिया है कि अब वो अपनी प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए आपके अगेंस्ट इविक्शन पिटीशन करे और प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से आपके अगेंस्ट वो एक्शन लॉन्च करे। तो आप उसमें अपना डिफेंस ले लेंगे कि जो जो भी है, और उसके अलावा जो आपका ये जो मैंने अभी 3 डिफेंस बताए हैं आपको, ये आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ ही आप उसके अंदर जो आपके क्लेम्स हैं आप उसको भी कर लेंगे, और जो आपने एडवांस दिया हुआ है वो एडवांस की वापसी या एडजस्टमेंट और जो आपकी डेवलपमेंट है उसके पैसे जो है वो लैंडलॉर्ड आपको अदा करेगा, तब आप ये प्रॉपर्टी इविक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप ये डिफेंसेस नहीं लेते हैं तो वो लीगल कोर्स अडॉप्ट करने के बजाय वो किसी भी तरीके से आपसे पोजेसन ले लेगा। उसके बाद आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है और जो भी डेवलपमेंट है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। आपको बहुत लॉन्ग सिविल लिटिगेशन में जाना पड़ेगा चीज़ों को रिकवर करने के लिए। जी थैंक यू।